डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 1। मौत और राज। जंगल के बीचों बीच एक खंडर जैसा दिखने वाला टूटा फूटा घर था, जिसके चारों तरफ गार्ड्स पहरा दे रहे थे। ये जंगल की ऊंची पहाड़ी वाला हिस्सा था। यहाँ ज्यादातर कोई आता जाता नहीं था। उस घर के अंदर एक सुंदर सी लड़की जंजीरों से बंधी हुई थी। वो किसी बेजान गुड़िया की तरह नीच पड़ी हुई थी। उसके हाथ पैर पर नीले निशान जंजीरों की वजह से बने हुए थे। उसे देख ऐसा लग रहा था कि उसे कई महीनों से टॉर्चर किया गया हो। उसके कपड़े जगह से फटे हुए थे। उसके बॉडी से जगह जगह पर कट लगे हुए थे जिससे खून बह रहा था। वहाँ का माहौल इतना भयानक था कि कोई कमजोर दिल वाला तो बेहोश ही हो जाए। वो लड़की सिर्फ अपनी आंटी और छोटे भाई को याद कर रही थी। उसके जीवन में और कोई नहीं था जिसे वो याद कर सके, जिसे उसने अपना माना, प्यार किया। उनका हर जुर्म सहा, आज वही लोग उसे इस तरह से टॉर्चर कर रहे थे। वो माफिया क्वीन और इंडिया की सबसे बड़ी बिजनेस वुमन थी। बिजनेस वुमन में सबसे पहले उसका नाम आता था। आज उसकी हालत भिखारियों से भी गई गुजरी लग रही थी। वो खामोश हो चुकी थी। उसे 6 महीनों से टॉर्चर किया जा रहा था। उसके ही सौतेले भाई ने उसके साथ कई बार हैवानियत दिखाई थी। उसका अपना सगा भाई नहीं था, वो सौतेला था पर भाई था। उसने तो कभी किसी को दर्द नहीं दिया, फिर उसके साथ ये सब क्यों? वो भगवान से बस यही सवाल पूछे जा रही थी। उसका शरीर जिंदा था पर आत्मा मर चुकी थी। उसे बस मरने से पहले अपने आंटी और छोटे भाई को देखना था, जो शायद सिर्फ एक सपना था जो कभी पूरा नहीं हो सकता। तभी वहां उस खंडर का दरवाजा खुला और कुछ लोग अंदर आए। दरवाजा खुलने से वो लड़की अपनी सोच से बाहर आई। जैसे ही उसने सामने देखा, उसकी आंखों में नफरत उतर आई। सामने और कोई नहीं, उसका परिवार खड़ा था। उसकी सौतेली माँ, सौतेली बहन, सौतेला भाई और उसके पिता। उसकी सौतेली बहन आगे आए और प्यार से बोली, अरे मेरी प्यारी दी, आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? फिर जोर जोर से हंसने लगी। उसकी माँ भी उसके पास जाकर खड़ी हुई और बोली, अरे दर्द कैसे नहीं होगा? अगर नहीं हो रहा तो हम हैं ना दर्द देने के लिए। उसका सौतेला भाई आगे आकर उसके बाल को जोर से पकड़कर उसका सर ऊपर करके हंसते हुए बोला, द ग्रेट बिजनेस वुमेन एंड माफिया क्वीन मुकुट श्री सिंघानिया, जो किसी के पकड़ में नहीं आती थी, आज भिखारी से भी बदतर हालत में हमारे सामने पड़ी हुई है। वैसे कुछ भी कहो, है तू कमाल की। आज तक कई लड़कियों के साथ रात बिताई, पर तेरी तो बात ही अलग है। ये बोल राक्षस की तरह जोर जोर से हंसने लगा। श्री को उसके टच से ही घिन आ रही थी। उसे खुद से नफरत हो रही थी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसे ड्रग और अलग अलग दवा ने कमजोर बना दिया था। उस लड़के ने तुरंत उस लड़की को छोड़ दिया। श्री सीधा जमीन पर गिर गई। उसके मुंह से आह तक नहीं निकली। उसे 6 महीने से लगातार टॉर्चर किया जा रहा था। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो कब का मर चुका होता। उस लड़की का गला सूख चुका था। उससे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वो डेसे टेसे लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, क्यों किया आपने ऐसा, क्यों? उसके पिता आगे आए और घटिया मुस्कान के साथ बोले, चलो मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी कर देते हैं। तुम्हें राज की बात बताता हूँ। तुम हमारी बेटी हो ही नहीं, ना हमने तुम्हें जन्म दिया है और न ही तुम हमारा खून हो। ये सुन श्री स्तब्ध रह गई। उसका पूरा माइंड ब्लैंक हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो पुतले की तरह जम चुकी थी। उसका ऐसा रिएक्शन देख उन सबके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ते हुए कहा, तुम मेरे बड़े भाई और भाभी की बेटी हो। मुझे बस उनकी सारी प्रॉपर्टी और कंपनी चाहिए थी जो उन्होंने तुम्हारे नाम कर दी थी जब तुम्हारा जन्म हुआ। वो सारी प्रॉपर्टी तुम्हें 21 साल की होने के बाद मिलने वाली थी, जो तुमने 7 महीने पहले ही मिल चुकी थी। बस हमने कुछ मौका ढूंढा और कंपनी के पेपर के बीच प्रॉपर्टी के पेपर डाल दिए, जिस पर तुमने बिना देखे सिग्नेचर कर दिए। फिर तुम हमारे किस काम की? तभी पीछे से एक लड़के की आवाज आई जो अंदर आ रहा था, कैसी हो श्री डार्लिंग? खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं हुई? ये आवाज सुनकर श्री ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक वक्त था जब वो इस आवाज को सुनने के लिए बेताब रहती थी, पर आज इस आवाज से उसे नफरत सी हो रही थी। जी हाँ, ये और कोई नहीं, श्री का बॉयफ्रेंड तरुण वर्मा था, जिसने श्री को अपने प्यार के जाल में फंसाया था।
कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, वैसे ही श्री भी प्यार में अंधी हो गई थी। उसे प्यार में क्या मिला? नफरत, धोखा, दर्द, आंसू। ये वही इंसान था जिससे उसने दिल से चाहा था, पर उसने क्या किया? उसके ही भाई के साथ मिलकर उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। वरुण दिया के पास खड़ा होकर उसकी कमर से पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। दिया सीधा उसके सीने से जा लगी। तभी दिया के पिता उसे बीच में टोकते हुए बोले, चुप करो तुम, मैं इसे मौत देने से पहले कुछ राज तो बता दो। तरुण हंसते हुए बोला, हाँ ससुर जी, कहीं राज जानने फिर भूत बनकर ये वापस न आए। उन्होंने फिर से बताना शुरू किया, हाँ तो मैं कह रहा था कि जब प्रॉपर्टी हमारे नाम हो चुकी थी तो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम अपने इन्हीं हाथों से हमारे सारे दुश्मनों को ईश्वर के पास पहुंचा चुकी हो। तभी दिया बीच में आती हुई बोली, अरे पापा मेन बात तो बताए। दिया के पिता बोले, हाँ हाँ बता रहा हूँ। उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, वैसे तुम्हारे माँ पापा की मौत हमने ही करवाई थी। उनकी गाड़ी में बॉम्ब लगाकर ब्लास्ट कर दिया। तुम्हारी जिम्मेदारी हमने ले ली। तुम सिर्फ 1 महीने की थी तब, तुमने क्या ही याद होगा। हमने तुम्हें हमेशा से यही बताया कि मैं तुम्हारा पिता और ये तुम्हारी सौतेली माँ है। तुम मान भी गई। वैसे तुम्हारी वजह से एक और इंसान की जान गई है। जानना चाहोगी कौन? श्री ने अपना सर उठाकर उन्हें नफरत से देखा। ये देख दिया कि माँ हंसते हुए आगे आकर बोली, अरे गुस्सा नहीं करते, तुम्हारे अंकल की पहली पत्नी मीनाक्षी, उसे जब तुम 2 साल की थी तब इनके प्लान और मेरे बारे में पता चल गया था। वो तुम्हें लेकर भागने की कोशिश कर रही थी पर अफसोस पकड़ी गई। उसे भी हमने बहुत बुरी तरह मार दिया था। दे से अब तुम्हें मारेंगे। उन सब की बातें सुन श्री को अब खुद से नफरत हो रही थी। वो इतनी बड़ी माफिया होने के बाद भी खुद को और अपने अपनों को बचा नहीं पाई थी। उसने अपनी आंखों में नफरत लिए अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, मैं मर भी गई तो अपना बदला लेने, माँ पापा आंटी की मौत का बदला लेने जरूर आऊंगी। ये मेरा श्री सिंघानिया का तुम लोगों से वादा है। श्री सिंघानिया मर के भी अपना वादा निभाने लौटेगी। उसकी बात वहां खड़े सभी को मजाक के ज्यादा कुछ नहीं लगी। उन्होंने उस खंड में चारों तरफ पेट्रोल डाल दिया और आग लगाकर सभी बाहर निकल गए। वो दरवाजे के बाहर खड़े होकर श्री को जलते हुए देखने लगे। श्री की नज़र भी उन पर ही थी, जो नफरत और गुस्से की आग से भरी हुई थी। श्री की बॉडी आग की लपटों में घिरने लगी, पर श्री ने कोई रिएक्ट या आवाज नहीं की, बस नफरत से उन्हें घूर रही थी। वो लोग कुछ ही देर में वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ एक आलीशान रूम में एक लड़का लेटा हुआ था, जिसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। उसके पास एक औरत बैठे बैठे रो रही थी। वो मशीनों से घिरा हुआ था। वो औरत उस लड़के का हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, पूर्व मेरा बच्चा उठ जा, 2 महीनों से लेटा है। अपनी माँ को कोई ऐसे रुलाता है क्या? मैं पक्का तुम कहोगे ऐसा ही करूंगी, बच्चा उठ जाओ। तुम कहोगे वैसा ही होगा, प्लीज उठ जाओ मेरे बच्चे। वो औरत लगातार रोए जा रही थी। उस दरवाजे के पीछे छुपकर एक आदमी उन दोनों को देख रहा था। कुछ देर बाद वो वहां से निकल गया। इंट्रोडक्शन। श्री सिंघानिया, CEO ऑफ सिंघानिया इंडस्ट्री और माफिया क्वीन। माफिया वाली पहचान बहुत कम लोग जानते हैं। ये एक बिजनेस वुमन है। दिया सिंघानिया श्री के चाचा की बेटी और उनकी जानी दुश्मन। ये श्री की खूबसूरती से सबसे ज्यादा नफरत करती है। तरुण वर्मा दिया का बॉयफ्रेंड, वर्मा इंडस्ट्री का CEO। हालांकि श्री जितनी ऊंचाई पर ये कभी नहीं पहुंच सकता। रोहन सिंघानिया दिया का भाई, ये एक एक्टर है, साथ में कंपनी में घोटाले करने में प्रथम स्थान पर है। कमल सिंघानिया दिया के पिता, उन्होंने ही श्री के माता पिता को मारा था। इनके दिल में दया जैसी कोई चीज नहीं है। कोमल सिंघानिया कमल को तरह ही ये भी काले दिल की है। पहले से ही इसके कमल से नाजायज संबंध रहे हैं। क्या यही श्री का अंत हो जाएगा? कौन है वो लड़का? कौन है वो औरत को ऐसे रो रही थी? क्या श्री अपना बदला लेने वापस आएगी मौत को मात देकर? कमरे के बाहर कौन था वो आदमी? एपिसोड 2। आधी रात को उस लड़के को होश आया। रात के 1 बजे उसकी आंखें खुली। उसे अपने सर में तेज दर्द महसूस हुआ। ये बस कुछ पल का ही था, पर हद से ज्यादा दर्द देने वाला था। वो लड़का अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। वो खुद में ही कहा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं तो मर गई थी ना। उसने आसपास देखा तो उसे एक औरत दिखी, जो बेड के पास किनारे बैठे बैठे ही सो रही थी। जी हाँ, ये श्री सिंघानिया ही है जिनका पुनर्जन्म हुआ है। उस लेडी को सोता देख श्री ने बिना को आवाज किए ड्रिप निकाली और हल्के से वॉशरूम में घुस गई। वो एक माफिया थी, जो जाहिर सी बात है कि वो ऐसी चीजों में एक्सपर्ट होगी ही।
उसने वॉशरूम में जाकर धीरे से डोर बंद किया, जिससे उस लेडी की नींद खराब ना हो। श्री ने जैसे ही अपना चेहरा आईने में देखा, उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। वो एक तक अपने चेहरे को देख रही थी। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, अपूर्व। जी हाँ, ये अपूर्व की बॉडी है। वो अपना सर पकड़कर बैठ गई। कुछ देर बाद खुद को संभाल कर बोली, ये कैसे हो सकता है? मतलब मेरा पुनर्जन्म हुआ है, वो भी अपूर्व की बॉडी में। मतलब अपूर्व, उसने अपूर्व को खो दिया। अपूर्व मेहरा, ये 10 साल के है। वैसे इनका नाम अपूर्वा है। ये एक लड़की है, पर उसे लड़कों की तरह रहना पड़ता है। श्री की आंखें भर आई थी। उसने इस लड़के को अपना छोटा सा भाई माना था, राखी बांधी थी। उसे खोने का दर्द उसके अंदर होगा ही। वो खुद को रोने से रोक रही थी। वो खुद को रोने से रोकने की कोशिश कर रही थी, पर खुद को रोने से रोक नहीं पा रही थी। वॉशरूम साउंड प्रूफ था, जिससे उसके रोने की आवाज बाहर नहीं गई। 1 घंटा रोने के बाद उसने खुद को हिम्मत दी और कहा, नहीं, मैं कमजोर नहीं हूं, ना ही कभी थी। अपूर्व और मेरा दोनों की मौत का बदला मुझे लेना है। अपने वो दृढ़ संकल्प करके हुलिया ठीक करके सोने चली गई। वो डे से ही बाहर आए। उसे वही लेडी दिखी। उसे अंदाजा हो गया था कि ये अपूर्व की मोम है। वो उन्हें प्यार से देखने लगी। आखिर कभी उसे माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ, वो अब नसीब होगा। वो ये सोचकर खुश थी। उसने बेड पर लेटकर जैसे ही आंख बंद की, अपूर्व की सारी यादें, हादसा, दर्द, तकलीफ, माँ के आंसू सब उसे दिखाई दिया। अपूर्व की पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह दिख रही थी। जिसने उसे छोटा भाई माना था, उसके साथ इतना दुख, दर्द, उसकी आंखें फिर नम हो चुकी थी। उसने जिसे छोटा भाई समझा, असल में वो उसकी छोटी बहन थी। उसने मन ही मन प्रण लिया, मैं श्री सिंघानिया अपूर्वा से वादा करती हूँ कि तुम्हारे दर्द, तकलीफ, मौत का बदला मैं लेकर रहूंगी। ये मेरा तुमसे वादा है। मैं मोम की भी रक्षा करूंगी, मोम का बेटा बनकर दिखाऊंगी। उसने एक नज़र उस लेडी को देखा, जिनकी उम्र 31 साल की थी, पर वो 22 साल की लग रही थी। उनकी सुंदरता पर कोई असर नहीं पड़ा था। दूध सा गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, चेहरे पर तेज। वैभवी कपूर, अपूर्वा की माँ, उम्र 31 साल, एक बेटी की माँ। अपूर्वा से वो बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो उन्हें देखती रह गई। अपूर्वा के चेहरे पर स्माइल आ गई। अपूर्व उठी, आसपास फोन ढूंढकर दबे पांव आवाज किए बिना बालकनी में चली गई। बालकनी में जाकर किसी को फोन किया और आधे घंटे बात करने के बाद फोन रख दिया। कुछ देर यूं ही आसमान को देखते हुए बोली, मिस्टर ललित मेहरा, आपकी बर्बादी कल से शुरू। अब आप उस अपूर्व राठौड़ को देखेंगे, जिससे दुनिया डरेगी। आपकी बर्बादी मेरे हाथों से ही लिखी है। कल का सूरज आपके लिए तूफान लेकर आएगा। ये बोल हंसने लगी। उसकी हंसी इस वक्त डरावनी लग रही थी। अगर अभी वैभवी जी अपूर्व को ऐसे देख लेती तो डर ही जाती। हम अपूर्वा को अपूर्व कहेंगे फिलहाल, क्योंकि सबकी नज़रों में वो फिलहाल एक लड़का है। श्री का पुनर्जन्म अपूर्व की बॉडी में हुआ है, तो हम सब उसे अपूर्व की कहेंगे। अपूर्व कुछ देर बालकनी में खड़े रहने के बाद अंदर आई। दरवाजा उसने धीरे से बंद किया, बिना आहट किए वो अंदर आई। बेड पर लेट गई। उसने समय देखा, रात के 2 बज रहे थे। उसने अपना हाथ से धीरे से वैभवी जी के हाथ को पकड़ लिया और उन्हें प्यार से देखने लगी। अपने हाथ पर गर्माहट महसूस कर वैभवी जी उठ गई। उन्होंने अपना हाथ देखा जो अपूर्व ने पकड़ा था। उन्होंने नाइट लैंप की हल्की रोशनी में अपूर्व को देखा, जो प्यार भरी नजरों से उन्हें ही देख रहा था। कुछ पल वो स्तब्ध रह गई। उन्हें अपने बच्चे को होश आना सपने जैसा लग रहा था। कुछ पल बाद वो होश में आए। उन्होंने दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन होते ही अपूर्व ने दूसरा हाथ अपनी आंखों पर रख लिया। इतने वक्त कोमा में रहने के बाद उसे कमजोरी हो गई थी और आंखों को लाइट के साथ एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही थी। कुछ देर बाद हाथ हटाकर उसने अपनी आंखों को लाइट के साथ एडजस्ट किया और वैभवी जी की तरफ देखा, जो आंसू भरी आंखों से उसे ही देख रही थी। उनके आंखों से एक टक आंसू बह रहे थे। अपूर्व ने प्यार से उन्हें पुकारा, माँ। वैभवी जी ने इतना ही सुना था कि वो अपूर्व ने जो उनका हाथ पकड़ रखा था उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। अपूर्व उठकर बैठ गई और प्यार से अपनी माँ को गले लगा लिया। अपनी माँ के सिर को अपूर्व अपने दूसरे हाथों से सहला रही थी। उसे अपनी माँ के गले लगकर अलग सा सुकून मिला, जो उसे पिछली जिंदगी में कभी नहीं मिला। जब वैभवी जी शांत हुई, अपूर्व ने पास के टेबल से पानी का ग्लास लेकर उनके आगे कर दिया। वैभवी जी ने प्यार से अपने बच्चे के सर पर हाथ फेरा और पानी पी लिया। उन्होंने अपूर्व को भी पानी पिलाया। वैभवी जी से रहा नहीं गया। उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। रात के 2 बज रहे थे।
सब सो रहे थे। डॉक्टर के आने से और लाइट्स ऑन होने से सब जाग गए। गार्ड ने रात को डॉक्टर को घर के बाहर देखा तो उन्होंने तुरंत ललित मेहरा को इन्फॉर्म किया। डॉक्टर से बात करने पर उन्हें पता चला कि अपूर्व कोमा से बाहर आ चुका है। वैभवी जी ने उन्हें चेकअप करने के लिए बुलाया है। उन्होंने डॉक्टर को अंदर बुलाया। तब तक घर में दादा दादी भी जाग चुके थे। मिस्टर ललित की मिस्ट्रेस भी जाग चुकी थी। डे से ही अपूर्व का डोर नॉक हुआ। वैभवी जी कोल्ड वॉयस में बोली, कम इन। दरवाजा खुलते ही उन्होंने देखा कि डॉक्टर की जगह ललित है। उनकी आंखों में नफरत उतर आई, जो अपूर्व की नजरों से छिप नहीं पाई। वैभवी जी कुछ बोलने ही वाली थी कि पीछे से 2 डॉक्टर आए। उन्हें देख वैभवी जी ने ललित को इग्नोर किया और डॉक्टर को अंदर बुलाया। डॉक्टर ने जब अपूर्व को होश में देखा तो वो सच में चौंक गए। वो अपनी जगह पर जम गए। वो एकटक अपूर्व को घूरने लगे। वैभवी जी ने उन्हें ऐसे देखा तो वो कोल्ड वॉयस में बोली, मैंने आपको यहाँ मेरे बच्चे को घूरने नहीं चेक करने बुलाया है। डॉक्टर होश में आए और अपना काम करने लगे। अब तक सभी लोग अपूर्व के रूम में जमा हो चुके थे। उन्होंने अपूर्व को चेक किया। चेक करने बाद दोनों डॉक्टर ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें ऐसे देख वैभवी जी की टेंशन में जान जा रही थी। सीनियर डॉक्टर ने वैभवी जी से कहा, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो चुका है। सुबह तक हम सारे मशीन हटा देंगे। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। कल तक आपके बेटे की बचने की कोई उम्मीद नहीं थी और अब ये बिल्कुल ठीक है। ये ईश्वर का चमत्कार ही है। वैभवी जी के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आखिर उनका बच्चा सही सलामत जो था। अपूर्व ने अपना हाथ बढ़ाकर उनके आंसू पोंछे। वैभवी जी अपने बच्चे को ऐसे देख मुस्कुरा दी। उनकी आंखों में नमी और होठों पर मुस्कान थी। डॉक्टर को रेस्ट रूम में भेज दिया गया। 3-4 घंटे बाद सुबह होने ही वाली थी। ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ रही थी। डॉक्टर ने कुछ हल्का फुल्का खिलाने को बोला था। डॉक्टर के जाने के बाद ललित जी डे से ही अपूर्व के पास आने को हुए। अपूर्व की कठोर आवाज सुन बीच में ही रुक गए। अपूर्व ने अपनी कोल्ड वॉयस में कहा, जहाँ है वहीं रुक जाए मिस्टर ललित मेहरा। आपकी झूठी फिक्र की जरूरत मुझे नहीं है। अपूर्व के मुंह से अपने लिए मिस्टर ललित मेहरा सुनकर उनके दिल में दर्द हुआ। वो कितना खराब व्यवहार करे, अपूर्व को मारे पीटे। अपूर्व सब सहकर भी हमेशा उन्हें पापा ही बुलाता था। अपूर्व के दादाजी आगे आकर बोले, ये क्या बदतमीजी है। अपने पापा से कोई ऐसे बात करता है, नालायक लड़के। अपूर्व जोर से बोला, पापा। किसके पापा, ये बोलकर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इस वक्त मासूम तो बिल्कुल नहीं थी। अपूर्व हंसना बंद करके बोला, मिस्टर अशोक मेहरा, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, मेरा कोई बाप नहीं है। मेरी सिर्फ एक माँ है, जो मेरे सामने ही है। वैभवी जी उसे समझाते हुए बोली, बच्चा ऐसा नहीं बोलते। आप तो अपने पापा से प्यार करते थे ना। वैभवी जी की आंखों में आंसू थे। वो अपने बच्चे को इस बिखरी हालत में नहीं देखना चाहती थी। अपूर्व ने उनका हाथ पकड़ा और प्यार से बोला, माँ आपको अपने बेटे पर भरोसा है। वैभवी जी भर गले से बोली, अपनी जान से ज्यादा बच्चा। अपूर्व ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए। आज से आप अपने बेटे का नया रूप दिखेंगी। वैभवी जी की आंखों से आंसू गिरकर अपूर्व के हाथ पर गिर गए। उन्हें अपने 10 साल के बच्चे के मुंह से इतनी मेच्योर और दृढ़ता से भरी आवाज सुनी तो वो अंदर तक हिल गई। वो अपने बच्चे का बचपना नहीं छीनना चाहती थी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। अपूर्व उन्हें प्यार से देख बोला, माँ आप हमें कुछ खिलाएगी नहीं, आपका बच्चा भूखा है। वैभवी जी मुस्कुरा दी और बोली, अभी लाई। वो डे से ही खड़ी होने को हुई, सबको देख रुक गई। अपूर्व उनकी चिंता समझ बोला, मोम जल्दी जाए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैभवी जी हिचकिचाते हुए चली गई। वो किचन में आए और दलिया और खिचड़ी बनाने लगी। वैभवी जी के जाते ही अपूर्व ने अपनी नफरत भरी नजर उन सब पर डाली। ललित जी एकटक अपूर्व को देख रहे थे। उन्होंने आज पहली बार उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देखी थी। अपूर्व की दादी आगे आकर बोली, एक तो हम पर बोझ बन के बैठे हो, ऊपर से जबान लड़ा रहे हो। तुम जैसा नकारा लड़का हमने आज तक नहीं देखा। अपूर्व हंसते हुए कोल्ड वॉयस में बोला, हमने भी ऐसा बाप नहीं देखा जो खुद के बच्चे को धक्का देकर सीढ़ी से गिरा दे। हमने ऐसे दादा दादी नहीं देखे जो अपने पोते से ज्यादा अपने बेटे के नाजायज औलाद को ज्यादा प्यार करते हो। वैसे प्यार कैसा, आप तो मुझसे नफरत करते हो। अशोक जी गुस्से से आगे आए और डे से ही अपूर्व पर हाथ उठाने वाले अपूर्व ने उनका हाथ बीच में ही रोक लिया और भयानक आवाज में बोला, कोशिश भी मत करना वरना पछताओगे। अशोक जी अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते रहे कि अपूर्व ने उनका हाथ मोड़ दिया और वहां हड्डी टूटने की आवाज आई। अशोक जी दर्द से तड़प उठे।
शालिनी जी अपूर्व को सबक सिखाना चाहती थी, पर अशोक जी की हालत देख कामिनी के साथ उन्हें लेकर चली गई। अब रूम में सिर्फ ललित जी और अपूर्व थे। अपूर्व अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, मिस्टर ललित मेहरा, कल डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए तैयार रहना। कल मैं और मेरी माँ हम दोनों आपकी जिंदगी से जा रहे हैं। ये सुन ललित जी का शरीर सुन्न हो गया। उन्होंने कभी भी वैभवी जी को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा था। उनको डाइवोर्स सुनकर ऐसा लग रहा था कि उनका कुछ कीमती उनके हाथों से जा रहा हो। उनका ऐसा रिएक्ट देख अपूर्व के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। अपूर्व आगे बोला, आप ही चाहते थे कि हम चले जाए और आप अपनी रखेल से शादी कर सके, तो कांग्रेचुलेशन, आपका सपना पूरा होने जा रहा है। ये सुन मानो ललित जी पर बिजली गिर पड़ी। वो हकलाते हुए बोले, ये तुम क्या बोल रहे हो? उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी। अपूर्व भयानक आवाज में सीरियस होकर बोला, आपने मुझे सीढ़ी से धक्का दे दिया बिन सोचे समझे। मैं 2 महीने कोमा में रहा, आज तो मैं बच गया। क्या पता अगली बार आप मुझे जान से मार दे। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, अगर मुझे कुछ हुआ तो वो सह नहीं पाएगी। वैसे भी यहाँ पर मेरी माँ के अलावा मेरे जिंदा होने से और कोई खुश नहीं है, तो बेहतर है मैं माँ के साथ चला जाऊँ। ललित जी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। अपूर्व की किसी भी बात का जवाब उनके पास नहीं था। वो पीछे मुड़कर जाने लगे। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया था कि उन्हें अपूर्व की कठोर आवाज सुनाई दी जो कह रहा था, अपूर्व कल सुबह वकील डाइवोर्स पेपर के साथ आ जाएगा। सिग्नेचर कर दे तो अच्छा रहेगा, वरना आप अपूर्व का वो रूप देखोगे जिसे आपकी रूह तक कांप जाएगी। अपूर्व का ऐसा रूप देखकर ललित जी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो चुपचाप चले गए। कुछ देर बाद कमरे में अपूर्व की माँ आई। वैभवी जी ने अपने हाथों से अपूर्व को खाना खिलाया, अपूर्व ने भी उन्हें खिलाया। उसे पता था उसकी फिक्र के उन्होंने ठीक से खुद का ध्यान नहीं रखा था। खाना खत्म करके वैभवी जी अपूर्व के पास बेड पर लेट गई। अपूर्व ने प्यार से कहा, माँ। वैभवी जी, हाँ बच्चा। अपूर्व, मैं कुछ मांग सकती हूँ आपसे? वैभवी जी प्यार से बोली, हाँ बच्चा। अपूर्व, आप मिस्टर मेहरा को डाइवोर्स दे दो। ये सुन वैभवी जी लगातार अपूर्व को देखने लगी। हालांकि वो डाइवोर्स चाहती थी और इस हादसे के बाद वो ललित से नफरत करने लगी थी। वैभवी जी को कुछ न बोलता देख अपूर्व ने कहा, माँ, हम यहाँ नर्क जैसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि नानू के पास चले जाएं। आप ही राठौर अंपार की सीईओ है, हमें इन लोगों की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं बच गया, क्या पता कल ये लोग हम में से किसी को मार दे। वैभवी जी कुछ सोचकर बोली, तुम रह लोगे अपने पापा के बिना? वो जानती थी अपूर्व ललित से कितना प्यार करती है। अपूर्व मुस्कुराकर बोली, मेरा कोई बाप नहीं है, सिर्फ एक माँ है और वो है आप। वैभवी जी को बहुत कन्वेंस करने के बाद वो मान गई। वैभवी जी, मैं तुम्हारे नाना जी से बात करके आती हूँ। अपूर्व ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैंने बात कर ली है, नाना जी के वकील सुबह आ जाएंगे। वैभवी जी ने हैरानी से अपूर्व को देखा और कहा, तुमने सब पहले ही प्लान कर रखा था क्या? और तुमने उन्हें कॉल कब किया? अपूर्व अपने दांत दिखाकर बोली, वो मुझे होश आया तो मैंने बालकनी में जाकर नानू से बात की। ये सुन वैभवी जी का सर चकरा गया। उन्होंने तुरंत पूछा, तुमने नानू को क्या क्या बताया? अपूर्व बेफिक्री से बोली, सब कुछ जो आपने उन्हें नहीं बताया। वैभवी जी का तो सर चकरा गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। कुछ देर बाद खुद को शांत करके बोली, वैभवी जी, और ललित मुझे डाइवोर्स देगा। अपूर्व, मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है कि कल वकील आएगा, सिग्नेचर करने के लिए तैयार रहें। वैभवी जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये उनका ही बेटा है, मासूम सा। कुछ देर बाद सब डिस्कस करके वो दोनों सो गए। इंट्रोडक्शन। ललित मेहरा, मेहरा इंडस्ट्री के सीईओ और अपूर्व के पिता, जिन्होंने हमेशा अपूर्व को नीचा दिखाया, मारा, पीटा, रुलाया, यहाँ तक कि वैभवी जी को भी इतना दर्द दिया। कामिनी शर्मा, ललित की मिस्ट्रेस, जिसके साथ इनके 2 बच्चे हैं, ये एक नंबर की लालची औरत है। उसने पैसों के लिए अपने दोस्त के पति को ही छीन लिया। अशोक मेहरा, अपूर्व के दादाजी। शालिनी मेहरा, अपूर्व की दादी। ये दोनों अपूर्व को बिल्कुल पसंद नहीं करते। उन्हें अपने बेटे के नाजायज बच्चों से ज्यादा प्यार है। रोहन शर्मा और रीटा शर्मा, ये दोनों ललित जी के मिस्ट्रेस के बच्चे हैं। आखिर श्री कैसे जानती है अपूर्व को? श्री अपूर्व को क्यों कह रही है अपना छोटा भाई? कल क्या करेगी अपूर्व? क्या सिग्नेचर करेगा ललित डाइवोर्स पेपर पर? क्या होगा कल? कौन है अपूर्व के नाना जी? क्यों छिपाया था वैभवी जी ने उनके पिता से सच? क्यों है एक ही घर में वैभवी जी और उनके पति की मिस्ट्रेस? तो दोस्तों, आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर।
और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।